तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ पर्सन जिसकी लाइफ हर इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिसने उस टाइम पे बिजनेस करना शुरू किया जब उस टाइम पे उसके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस करने का भी पैसा नहीं था, राइट। और आज उसकी जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से जानी जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ फुटवेयर विच इज नोन एज बाटा, और उनकी शुरुआत की थॉमस बाटा ने। लेकिन कैसे एक बाटा कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन गई, उसके लिए हमें उनका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में देखना पड़ेगा। थॉमस बाटा ने बाटा की शुरुआत लगभग 24 अगस्त 1984 में की। उस टाइम पे की जब उनके पास लेदर खरीदने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन जैसे हमें पता है कि कोई भी आइडिया किसी भी इंसान की लाइफ को चेंज कर सकता है, तो उनके माइंड में भी ये एक आइडिया आया कि अगर मेरे पास लेदर खरीदने के पैसे नहीं है तो क्यों ना मैं कपड़े के शूज बनाऊं। और उनका ये आइडिया इतना फेमस हुआ कि हर लोग उनकी कैनवस शूजों के फैन हो गए। कैनवस शूजों की डिजाइन की वजह से बाटा कंपनी की जो ग्रोथ थी बहुत ज्यादा हो गई, एंड बाटा कंपनी एक काफी स्टेबल कंपनी बन गई। जैसे हमें पता है कि एक बिजनेस में स्टेबल ही नहीं होना जरूरी है, स्केलेबल भी होना जरूरी है। तो थॉमस ने उस चलते मास प्रोडक्शन सीखने के लिए यूएसए चले गए, क्योंकि वहां पर सिर्फ यूएसए एक ऐसी कंट्री थी जहां पर मास प्रोडक्शन सबसे तेजी तरीके से हो रहा था। वहां पर जो भी नॉलेज उन्होंने ग्रैब उसे अप्लाई करने लग गए और धीरे धीरे मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। प्रोडक्शन होने की वजह से कंपनी की ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल रेट पे चली गई। सभी लोग बाटा शूज को जानने लग गए और उनके एक मोटिव को जानने लग गए कि ये एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो सबसे चीपेस्ट रेट और सबसे अफोर्डेबल रेट पे शूज बना कर देता है। लेकिन बाटा कंपनी का टर्निंग पॉइंट वहां पर हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गवर्नमेंट ने उनको एक टेंडर दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जूते बनाने का। लेकिन जैसे हमें पता है कि हर स्टार्टअप का एक रिसेशन टाइम आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब वहां पर एक सैचुरेशन हिट होता है और कोई भी स्टार्टअप धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट होता है। लेकिन उस टाइम पे थॉमस बाटा ने काफी चालाकी के साथ उसको ठीक किया। उन्होंने देखा कि रिसेशन के टाइम पे लोग जूते कम लेना प्रेफर कर रहे हैं, लोगों की जो इनकम है वो कम हो गई है और लोग बेवजह की खर्चे नहीं करना चाहते हैं। सो उस हार्ड टाइम में सर्वाइव करने के लिए बाटा कंपनी ने अपने रेट जो थे वो 50% तक गिरा दिए। वो इतना चीप करने लगे कि आसपास के जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो भी उस रेट में उनको ना बेच सके। उन शूज को 50% चीप रेट पे बेचने के लिए थॉमस ने एक दिमाग लाया। उनको लगा कि अगर किसी तरह हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर दे तो ऑटोमेटिकली हमें वो एक प्रॉफिटेबल अमाउंट देगा। उन्होंने क्या किया, फ्रॉम लेदर टू द शूज सारी की सारी चीजें जो है वो इंडोर कर ली, कोई भी चीज बाहर से नहीं दिया। और इस इंडोर टेक्निक की वजह से वो कम से कम एक्सपेंस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने लग गए। उन्होंने बकायदा एक टाउन की स्थापना की जिसको आज भी बाटा टाउन के नाम से जाना जाता है। और वो बाटा टाउन एक इस तरह का टाउन है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी से लेके सारी चीजें खुद पे खुद बाटा कंपनी बनाती है। तो फर्स्ट टाइम बाटा इंडिया में लगभग 1932 के अंडर आई, जिस टाइम पे टॉमस कलकत्ता के एक छोटे से विलेज में आया और वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों जूतों को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, यहाँ के लोगों में गरीबी ज्यादा है। और वहां पर उन्हें एक ऐसा आइडिया मिला कि अगर मैं किसी तरह यहाँ पर लोगों को अफोर्डेबल रेट पे जूते प्रोवाइड करूं तो काफी आसानी से वो यहाँ पर ग्रो कर सकती है। और वहां से शुरुआत हुई एक ऐसे नगर की जिसे आज हम बाटा नगर के नाम से जाना जाता है। ना बाटा कंपनी की एक मेथोडोलॉजी बन गई कि वो जहां पर भी जाते थे वहां का प्रोडक्शन इंडोर कर देते थे, एक पूरा टाउन खरीद लेते थे और उस टाउन से ही वहां पर सारी की सारी चीजें होती थी। जो एम्प्लॉयज होते थे वो भी उसी टाउन में रहते थे, उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते थे और प्रोडक्शन भी सारा का सारा वहीं होता था, जिस वजह से एक्सपेंस कॉस्ट जो था वो कम हो जाता था। कंपनी का एक ही मोटिव था कि वो चीपेस्ट रेट पे एक बेस्ट क्वालिटी शूज अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती गई तो लोग ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों की तरफ जाने लगे, फैशन की तरफ जाने लगे। और बाटा आज भी उन्हीं लेदर शूज और उन्हीं कैनवस शूज के ऊपर काम करती रही। उसने फैशन को, ट्रेंड को उस तरीके से समझा नहीं जिस तरीके से, जिस स्पीड से उसको समझना चाहिए था। और वहीं पर एडवांटेज मिला रिलैक्सो जैसी कंपनीज को। उन्होंने पहले ही देख लिया कि लोग अब फैशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ना कि अफोर्डेबिलिटी की तरफ, और उन्होंने उसी टाइम पे एक फैशनेबल शूज का बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बाटा आज भी मार्केटिंग पे विश्वास नहीं करती थी। उसे लगता था कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वही काफी हैं। और लेकिन अब बाटा ट्राई करी कि वो जल्दी जल्दी मार्केट की नीड को समझ सके और उनकी तरह अफोर्डेबल और फैशनेबल शूज उनको बना सके। आपको ये केस स्टडी कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।